यस जो हाँ वो ठीक है ठीक है ठीक ठीक। मेरी साइड से आपको एडिशनल किसी भी बुक या किसी भी रिफ्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। नोट्स आपको मिलेंगे ही, नोट्स के अलावा आपको पूरी एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें आपके एससी शर्मा, टीएस गैरवाल, डीके गोयल, मल्टीपल रिफ्रेशर्स के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट रहेगी तो एक रहेगी एनसीईआरटी बुक की, जो चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो डेली क्लास चल रही है उसकी डेली रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको गूगल का क्लासरूम एप्लीकेशन इंस्टॉल रखना है। जो अभी क्लास चल रही है वो आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड हो रही है। आप जैसे यहाँ से घर पहुंचेंगे विद इन 1 आवर आपको इस क्लास का लिंक मिल चुका होगा। आपको जो भी रिवाइज करना है दोबारा आप पूरा लेक्चर दोबारा सुन के रिवाइज अप कर सकते हैं। कोई ऐसा है जो क्लास मिस कर जाए तो उसको भी रिकॉर्डिंग उसी टाइम पे अवेलेबल रहेगी, अगर वो बाहर है तो रिकॉर्डिंग देख के अपना काम पूरा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं फिलहाल तो पार्टनरशिप से। रजिस्टर निकाल लीजिए, हेडिंग लगाइए पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, हेडिंग लगाइए पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इलेवेंथ में आप डेफिनेशंस पढ़ के आए थे, किसी को याद हो पार्टनरशिप किसे बुलाते हैं? साथ में वर्क कर रहे हैं और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करें और कुछ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला बुलेट पॉइंट लगाइए, टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स। दूसरा पॉइंट लगाइए, एग्री टू शेयर प्रॉफिट, एग्री टू शेयर प्रॉफिट। तीसरा पॉइंट लगाइए, कैरिड बाय ऑल और बाय वन ऑफ देम। ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करें। अच्छा एक चीज और, कंपनी के लिए कंपनी एक्ट लगता है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट लगता है। किसी को साल याद है, कौन सा साल है? 2022 तो 2032 32 आईपीए 1932। इस एक्ट के अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है। जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में चैप्टर होते हैं, तो ऐसे जब भी कोई कानून बनाया जाता है, कोई लॉ फ्रेम किया जाता है तो उसमें सेक्शंस होते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर ये बता रखा है कि पार्टनरशिप किसको बुलाते हैं। और डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू एंड मोर पर्सन्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट and carry out a business activity carried by all or any one of them acting for all is known as partnership। आप मॉड्यूल उठा सकते हैं, सेक्शन 4 की डेफिनेशन आपको दे रखी है, पार्टनरशिप एज द रिलेशन between persons who agree to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। हम सब लोग मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं, चाहे तो सब काम कर सकते हैं या सबके बिहाफ पे उत्कर्ष काम कर सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हम 11th में पढ़ के आए, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। दे आर एक्टिव पार्टनर, दे आर स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टेप ऑन, है ना, साइलेंट पार्टनर होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ये चीज को जाहिर करती है कि कानून में जो ये डेफिनेशन है कि या तो कोई एक इंसान बिजनेस को चला सकता है या सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं। आप में से कोई मेरे को बताएगा, मैंने यहाँ पे केवल प्रॉफिट लिखा है, लॉस नहीं लिखा। हेलो, हाँ मैं
कोई बता सकता है प्रॉफिट ही क्यों लिखा है? आप डेफिनेशन भी देखेंगे तो उसमें केवल प्रॉफिट ही लिखा है, लॉस वर्ड में लिखा हुआ। लॉस को शेयर नहीं किया जाता, लॉस को बियर किया जाता। मतलब प्रॉफिट तो आनंद है, सुख है, भोगा जाएगा, लेकिन ये दुख है, लॉस जो है इसको भोगा नहीं जाता, इसको बांटा जाता है। तो आपको बियर करना पड़ेगा लॉस को, इस वजह से डेफिनेशन में आपको लॉस वर्ड नहीं दिख रहा। ये सबसे पहला हॉट क्वेश्चन बनता है। मतलब जब हम टर्म 1 टर्म 2 पे नहीं खेला करते थे तो जो एमसीक्यू पैटर्न आता था जिसमें 10 सवाल आते थे, उसमें प्रोबेबिलिटी चांसेस होते थे इस क्वेश्चन के आने के कि डेफिनेशन में लॉस वर्ड क्यों नहीं होता। तो इसलिए नहीं होता क्योंकि लॉसेस को बियर किया जाता है, प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। मॉड्यूल उठा बैठ, पहले दिन लेट आया। अगला हैशटैग लगा है फीचर्स। अभी तक मेरे को नहीं पता आप लोग पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशंस कितना यूज करते हैं, डायग्राम्स कितना यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज करना है तो आपके पास कहीं ना कहीं फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इनका यूटिलाइजेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने आपको ये सारा चीज प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया, उसके बाद भी मैं आपको रजिस्टर में क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि आपको 3 चीजें वैल्यूएबल है, आपकी एनसीईआरटी की बुक, ये जो मॉड्यूल आपको मिलेगा, और तीसरा आपका रजिस्टर। पढ़ने का तरीका भी यही रहेगा, सबसे पहले सबसे शॉर्ट पार्ट से शुरू करेंगे, रजिस्टर रिवाइज करेंगे, फिर मॉड्यूल रिवाइज करेंगे और फिर एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। ये आपका घर पे पढ़ने का तरीका रहना चाहिए, तो इसलिए ये चीज साथ के साथ तैयार हो। जितना मैं रजिस्टर में लिखवाऊंगा कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ग्राफिकल और पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन का यूटिलाइजेशन करवाऊं। 6 एरो निकाल लीजिए इसमें से। अब कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से एरो निकाल लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि विद द टर्म एरो पुट आउट करते जाते हैं। तो पहला एरो लगा लीजिए 2 और मोर पर्संस। सबसे पहला फीचर, सिंगल इंसान खुद से कभी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, और इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि खुद को धोखा नहीं दे सकता, दूसरे को धोखा देना आसान है। तो पार्टनरशिप हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होती है, जिसमें अगर मैं बात करूं मैक्सिमम लिमिट की, तो मैक्सिमम लिमिट पढ़ के आए होंगे यार 11, बताइए किसी को याद हो? 100, 250, 50 कौन बोला? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने तो कोई लिमिट जस्टिफाई नहीं कर रखी पार्टनर्स के लिए, लेकिन क्योंकि कंपनी एक्ट जो है वो एक तरीके से अगर यूं कहा जाए कि जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो कंपनी का होता है, और पार्टनरशिप का एक्सटेंशन कंपनी ही है। सोल ट्रेडर से बिजनेस इवॉल्व हुआ, सिंगल पर्सन से बिजनेस नहीं हो रहा है, तो 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप बन गई। ठीक है, 2 लोगों से भी बिजनेस हैंडल नहीं हो रहा, उससे ज्यादा लोग मिलते गए, रिसोर्सेज बड़े होते गए, तो कंपनी बन गई। तो कंपनी एक्ट ने लिमिट बता रखी है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकता है, मिनिमम तो कितने हो सकते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। तो यहीं पे साथ में एक छोटा सा बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, मैक्स 50। मिनिमम तो 2 है, लेकिन मैक्सिमम कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड है? 50। 50 से ज्यादा पर्सन्स नहीं हो सकते पार्टनरशिप में। अगर कोई ये बोलता है कि हम तो 70 लोग एक साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर उनको ये एडवाइस करी जाती है कि फिर आप पार्टनरशिप ना चलाइए, फिर आप कंपनी बनाइए। फिर आप चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाइए, आप चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाइए, लेकिन पार्टनरशिप की लिमिट केवल 50 मेंबर्स तक की ही होती। दूसरा पॉइंट, दूसरा एरो, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, एक एग्रीमेंट है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने मैंडेटरी कुछ भी नहीं कर रखा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो कहती है कि अगर आप रिटन कराओ तो भी अच्छा, और ओरल कराओ तो और भी अच्छा। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जब भी किसी से एग्रीमेंट किया जाए तो ओरल ना किया जाए बल्कि रिटन किया जाए, ताकि कल से अगर कोई कंक्लूसिव एविडेंस कोर्ट में प्रूफ करना हो या फिर डिस्प्यूट हो गया हो, तो फिर उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो रिटन जो पार्ट था वो काम में लिया जा सकता। तीसरा पॉइंट लिखिए,
तीसरा एरो, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। मैं कुछ जगह एब्रिविएट कर देता हूँ चीजों को, जैसे मैंने बिजनेस को बस लिख दिया है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। व्हाट्सएप की दुनिया का मैं भी प्लेयर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत चीजें शॉर्ट में लिखता हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब यह है कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और लीगली कैरिड आउट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इन चारों ने पार्टनरशिप कर ली कि कल से चरस गांजे का धंधा करेंगे, है ना, कि कल से आर्म्स एंड एम्युनिशन बेचेंगे, है ना, कि तू मेरे को कोकिंग सप्लाई करना, मैं तेरे को बॉम्ब सप्लाई करूंगा। तो ये लीगल बिजनेसेस नहीं है। पार्टनरशिप लीगल एक्टिविटीज के लिए ही फॉर्मुलेट करी जा सकती है और खास तौर से प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। चाहे तो आप इसमें लिख लीजिए ब्रैकेट में प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव। क्योंकि अगर कोई ऐसा है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहा है तो वो पार्टनरशिप में नहीं माना जाएगा। ये भी एक नंबर में हॉट्स का क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में तो खास तौर से बनता है कि अगर किसी ने लाइब्रेरी ओपन कर रखी है तो क्या वो खुद को पार्टनरशिप की तरह रजिस्टर्ड करवा सकता है क्या? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। केवल बिजनेस होना जरूरी नहीं है, बिजनेस के साथ प्रॉफिट मोटिव भी होना जरूरी, क्योंकि हम 12th में एनपीओ भी पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनीज या ऐसे बिजनेसेस जो करते तो ट्रेडिंग है लेकिन प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है। तो पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटी होगी और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम होगा। 3 हो गए। फोर्थ, शेयरिंग इज कैरिंग। 12th में फर्स्ट क्लास से ये सिखाते हुए आ रहे हैं, शेयरिंग इज कैरिंग। तुम भी खाओ हम भी खाएं। आम भाषा में बोलते हैं कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो सारे पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इक्वली बांटा जाए, ये कहीं से कहीं तक कंपल्शन नहीं है कि प्रॉफिट इक्वली बांटा जाए। जो इंसान जितना काम कर रहा है हो सकता है वो उस हिसाब से डिमांड कर दे। जैसे आप 11th में आपने पढ़ा कि एक एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक साइलेंट पार्टनर होता है, एक पार्टनर बाय स्टेप ऑन होता है। एक्टिव पार्टनर ये कह सकता है कि मैं पूरा मैनेजमेंट हैंडल करता हूं तो प्रॉफिट का 70% मैं रखूंगा। हो सकता है स्लीपिंग पार्टनर ये बोल दे कि मेरे को तो बस पैसा लगाना है, काम तो तुम्हें देखना है, मेरे को 10% दे दो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट बटेगा तो सही, लेकिन जिस रेशियो में बटेगा वो चीज म्यूचुअली डिसाइड करी जाएगी, म्यूचुअली कंसेंट होगी पार्टनर्स की कि ये रेशियो रखा जाए। हाँ, यहाँ पर ये दूसरा मैं आपको जो धोखा है वो ये है कि ये परसेंटेज पे नहीं चलेगा। यहाँ पे 9th-10th की जो बेसिक फ्रैक्शन वाली मैथ होती थी, अगर 1/2 के 2 टुकड़े करें इक्वली तो क्या होते हैं, 1/2 को भी अगर आप इक्वली बांटे तो क्या रेशियो बन सकता है, क्या फ्रैक्शंस बन सकते हैं। तो वो बेसिक मैथ आएगी, तो उस पर आपको थोड़ी मेहनत रखनी पड़ेगी। और जो खास तौर से हमारी मातृभाषा है इंग्लिश, इस पे आपको थोड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि फॉर और ऑफ ये जैसे ही शब्द बदलते हैं तो क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है। फ्रॉम, फॉर, ऑफ, कुछ ऐसे फ्रेजेस आपको मिलेंगे जब हम क्वेश्चंस के डिस्कशंस पे आएंगे। फिलहाल तो थ्योरी पार्ट है, इसको पूरा कर लेते हैं। फिफ्थ हमारा बनता है कैरिड बाय ऑल, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। या तो सब चलाएंगे या फिर कोई एक चलाएगा। भाई एक्टिव पार्टनर तो रूल कर रहा है, पार्टनर बाय स्टेक होल जो है ना तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड मानी जाती है। 6th, म्यूचुअल रिलेशन। इसके लिए एक्चुअली यहाँ पे तो अगर आप मॉड्यूल में देखेंगे तो वर्ड लिखा हुआ है प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है म्यूचुअल रिलेशन। आप इसको ये भी लिख सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि हर पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल की रोल पे भी होता है और एजेंट के रोल पे भी होता है।
प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप एक ही बिजनेस में पाया जाता है जिसका नाम होता है एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है कि एक बंदा अपना काम खुद नहीं करता, वो अपना काम दूसरों से करवाता है और इसके बदले में उन्हें कमीशन देता है। आप मेरे लिए पैसा कलेक्ट करके लाओ, मैं आपको उस पैसे का 5% दे दूंगा। तो बंदा काम मेरे लिए कर रहा है, अगर पैसा डूबेगा तो मेरा डूबेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, उसको केवल मेरे लिए काम करना है, तो वो मेरे लिए एक एजेंट की तरह काम करता है और मैं उसका बॉस हूं। तो यहाँ पे बॉस वर्ड को रिप्लेस किया जाता है प्रिंसिपल से। अगर आपने अनजाना अंजानी देखी क्या मूवी, रणबीर कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा पिगी टॉक्स, ये देखिए। एक तो मेरे साथ हो तो मूवीज की एक लिस्ट ले जाना, संडे टू संडे देखना। हाँ, मूवीज केवल एंटरटेन पर्पस के लिए नहीं होती है, मूवी टीचिंग पर्पस के लिए भी होती है। 11th में जिनसे वादा किया था कि प्रोजेक्टर पर मूवी चलेगी, तो अब चलेगी, संडे को देखेंगे, ठीक है। जिसको यहाँ देखनी है वो यहाँ आके देखना, जिसको घर पे देखनी है घर पे देखना। लेकिन कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि हमारे कॉमर्स सेक्टर के लिए जरूरी है, हमारी स्ट्रीम के लिए जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्कुल खबर नहीं रखते हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि कौन से नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि अकाउंटिंग में नई इनोवेशंस क्या हो रहे हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि आप कॉमर्स सेगमेंट के हो। साइंस वाला एमबीए करने आता है तो वो ये सारी चीजों की जानकारी लेके आता है, लेकिन हम 11 से इस चीज में ग्रूमिंग पे आते हैं, लेकिन कभी भी हम हमारे सब्जेक्ट को एनवायरमेंट से रिलेट नहीं करते। तो आपको ये चीज करनी चाहिए आगे अगर आप निकलना चाहते हो। क्योंकि मैं सिंपल सी बात मान रहा हूँ, आप कोटा में पढ़ लो, बॉम्बे के बच्चे को कैसे पीछे छोड़ोगे? अगर आप कल से ये ड्रीम देखते हो कि मैं डीयू जाऊंगा, मैं आईआईएम जाऊंगा, मैं सीए करूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूंगा, ये सारे हमारे कॉमर्स के सेक्टर है। अगर आप इनमें जाना चाहते हो तो आप जयपुर के बच्चे से कैसे कॉम्पीट करोगे? यहाँ का लेवल, वहां का लेवल, वहां से भी अगर मैं मेट्रो पे ले जाऊं, अहमदाबाद ले जाऊं, बॉम्बे ले जाऊं, दिल्ली ले जाऊं, कैसे कॉम्पीट करोगे? डीयू में जाके खुद की फजीती थोड़ी करवानी है, अगर वहां जाना है तो वहां कुछ बोलना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी हैबिट में अब जनरेट हो जानी चाहिए। बेसिक फीचर्स हमने यहाँ पूरे कर दिए हैं। यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं रिलेशंस की। यहाँ पे दो नाम चलते हैं, एक तो होता है पार्टनर और दूसरा होता है फर्म। अगर आप इंडिविजुअली बुलाना चाहते हो तो आप नाम देते हो पार्टनर, और अगर आप सारे पार्टनर को कलेक्टिवली एक नाम देना चाहते हो तो वो नाम बनेगा आपका फर्म। अगर आप इंडिविजुअली बोलते हो, कॉमर्स ऑफ कोटा के हम सब पार्टनर्स हैं, तो हम इंडिविजुअली खुद को क्या बुला रहे हैं? पार्टनर्स। लेकिन जब हम सबको एक नाम अगर अलॉट हो तो फिर हमारे लिए नाम बनता है फर्म। तो ये दो नजरिए हैं, ये दो परसेप्शंस हैं। इन दोनों परसेप्शन से अकाउंटिंग होगी। जब आप, जैसे आपने अभी तक P&L अकाउंट बनाया था, हम यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे, एक एक्सटेंशन पार्ट पे आएंगे। तो P&L अप्रोप्रिएशन फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बने, और जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वो पार्टनर के परसेप्शन से क्रिएट होगी। तो जब भी पार्टनरशिप चलेगी तो इन दो नजरियों पे चलेगी, या तो आप सबको एक साथ रख के चलोगे या फिर आप सबको इंडिविजुअली लेके चलोगे। बिजनेस जो रजिस्टर्ड होता है वो पार्टनर के नाम पे नहीं होता, फर्म के नाम पे होता। इसलिए आप तीसरा पॉइंट देख लीजिए, फर्म्स नेम, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म्स नेम। सेकंड पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक और अगला सवाल आ जाता है, क्या पार्टनरशिप लीगल एंटिटी होती है? तो पार्टनरशिप लीगल एंटिटी नहीं होती है। इस वजह से हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसकी पर्सनल असेट्स तक बिक सकती हैं। शिवाजी द बॉस तो देखी होगी सबने, इधर वालों ने देखी है। उसमें होता है ना कि उसका घर बार सब बिक जाता है बेचारे का। हाँ, घड़ी भी बिक जाती है रोलेक्स की यार। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इस वजह से होती है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। देखो, ये एक जगह ये चीज भी क्या कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होती है। 11th में आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस पढ़े, जिसमें आपने कंसेप्ट पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट ये कहता था कि बिजनेस को अलग माना जाएगा
और ओनर को अलग माना जाएगा। लेकिन वो चीज लीगल नजरिए से नहीं है, वो चीज अकाउंटिंग के नजरिए से। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको दोनों को अलग अलग मानना है। लेकिन अगर लीगल नजरिए से देखा जाए, लीगल एस्पेक्ट से देखा जाए, तो लीगल एस्पेक्ट से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर कोई फर्म के ऊपर दावा आता है, कोई क्लेम आता है, तो वो क्लेम पार्टनर्स को ही पूरा करना है। और अगर उनके जेब में पैसा नहीं है, फर्म के पास पैसा नहीं है, तो फिर उनकी पर्सनल एसेट्स को यूटिलाइज करना हक बनता है लीगलाइज करने में। इस वजह से ये वर्ड है, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। अगला वर्ड आता है आपका पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा। अगला पार्टनरशिप डीड, इसका 1 नंबर का एमसीक्यू बन सकता था, जिसको मैंने वहीं के वहीं मॉड्यूल में लिखवा दिया। इसका दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप में से किसी ने अभी तक डीके गोयल परचेज करी हो, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको उसमें भी मिल जाएगा और टीएस गेरवाल में भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी में तो हालांकि सीधे फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लाइन कंक्लूड होती है कि पार्टनरशिप डीड को ही आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बुलाते हैं। जैसे आपने कंपनी में पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम तो चार्टर डॉक्यूमेंट होता था और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स बताते थे। तो ऐसे पार्टनरशिप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन बताएगा? पार्टनरशिप डीड बताएगा। इस वजह से इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बुलाया जाता है। इसके लिए लिख लीजिए, कैन बी इन राइटिंग, कैन बी इन राइटिंग। और वैसे राइटिंग में ही होती है। हर इंसान जब भी पार्टनरशिप में आने की कोशिश करता है तो वो एक रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करवाता है। तो ये वो रिटर्न एग्रीमेंट ही है, उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बुलाते हैं। सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, रिटर्न एग्रीमेंट containing terms and conditions, written agreement containing terms and conditions। आपने शादी तो अटेंड करी होगी सबने, दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप होती है तो कुछ प्रोमिसेस करे जाते हैं जिनको हम 7 वचन बुलाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फेरे। और जब तक वो नहीं होते तब तक शादी शादी कहलाती नहीं है ना। तो ऐसे ही पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। ओरली भी होती है, राइटिंग में भी होती है, लेकिन बोला यही जाता है, हालांकि एक्ट में तो बोल रखा है आप ओरली भी कर लो, आप रिटर्न भी कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन मस्ट बी इन राइटिंग वाला जो फंडा है वो होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट बनेगा जो कि आपकी पार्टनरशिप डीड की पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, कैसे पार्टनरशिप चलेगी, कौन कौन कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं तो कैसे सेटल करेंगे, अगर किसी पार्टनर को लात मार के निकालना है, एक्सपल्शन करना है तो कैसे करेंगे, अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, ज्वाइन करवाना है तो कैसे होगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसकी रिटायरिंग की कंडीशंस क्या होंगी। 11th में आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करेंगे, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो वो कितना इंटरेस्ट लेगा, अगर कोई पार्टनर लोन फर्म से लेता है तो वो कितना इंटरेस्ट देगा। ये सारी की सारी चीजें, पार्टनरशिप का एड्रेस, पार्टनरशिप का डेट ऑफ एग्जिस्टेंस, कब से शुरू हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है। राइट्स क्या होते हैं इनको एक बार हम मॉड्यूल से गो थ्रू ले लेते हैं। बिजनेस के मैनेजमेंट में आपको पार्टिसिपेट करने का राइट है। एज अ पार्टनर आप बिजनेस के एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करें। आप बुक्स जो है अफेयर जो है बिजनेस के कंपनी के, उनको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं उनको चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो एग्रीड रेशियो में आपको स्पेयर करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। चलिए बताइए क्या किया जाए।
ए बी सी डी पार्टनर हैं, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ए हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% मांग रहा है, मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। बी 1000 रुपए हर महीने निकालता है, तो साल भर के कितने निकाल लिए? 12,000 निकाल लिए। कह रहा है फॉर्म, बाकी पार्टनर्स कह रहे हैं कि 10% आईओडी लगेगा, बी ने देने से मना कर दिया, क्या बी से पैसा लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। तीसरा, सी ने लोन एडवांस करा था 10,000 का, डिमांड कर रहा है लोन पे 9% के इंटरेस्ट की, ए और बी दोनों इस चीज के लिए मना कर रहे हैं। मिल सकता है लेकिन 9% नहीं मिलेगा, 6% ही मिलेगा। फोर्थ, डी डिमांड कर रहा है सैलरी 5,000 रुपए महीने की, साल भर के कितने हो गए? 60,000 हो गए। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया पर मंथ के हिसाब से। बेटा ये चीज ध्यान रखना, मैं 11th में जो पढ़ते थे उनको तो बोलता था 6 की टेबल, 12 की टेबल और 15 की टेबल, हाँ एक 18 की भी। ये 4 टेबल तो आपको याद होनी चाहिए अगर आपको जल्दी कैलकुलेशन करनी है। अकाउंट्स में बच्चों का पेपर जो है ना वो स्किप हो जाता है बेचारों, आता सब कुछ है, सॉल्व सब कर देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन स्पीड कमजोर, कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि कोचिंग में तो क्या हैबिट होती है कि फॉर्मेट क्या बनाना, सर अभी तो क्लास में तो पढ़ रहे हैं सर, डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वहां पे आपको फॉर्मेट भी बनाना है। जर्नल एंट्री है तो नरेशन भी देना है, लेजर है तो डेबिट क्रेडिट अकाउंट नेम प्रॉपर स्पेसिफाई करना है, क्लोजिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है, और उसके बाद कैलकुलेशन भी करनी है। और ये 11th नहीं है, ये 12th है। कैलकुलेशन का लेवल होगा, सारी कैलकुलेशन 10 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे ही चलेगी, तो बड़ा अमाउंट रहेगा। और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, अगले साल से अलाउड होगा। अगले साल कैलकुलेटर अलाउड होगा तो फिर 1-2 लाख की बात नहीं, फिर करोड़ों की बातचीत होगी, क्योंकि फिर कैलकुलेटर मिल गया हाथ में। तो प्रैक्टिस करनी है और इन टेबल्स को एटलीस्ट 6, 12 और 15 तो याद रखनी है। 18 फिर भी इग्नोरेबल है, आप चलो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना रफली, लेकिन 6, 12 और 15 पक्की रखना। 6 क्यों? क्योंकि 6 आपने पहले देख लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन में 6% फिक्स रेट पे है। 12 क्यों सर? क्योंकि महीने 12 होते हैं, है ना। और 15 का परसेंटेज और 18 का परसेंटेज में बहुत सी बार वेरिएशन हमें देखने को मिल जाता है। अच्छा, आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ, ए डिमांड कर रहा है प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशियो में शेयर होना चाहिए, और बी सी डी एग्री नहीं कर रहे हैं। इक्वल पीएसआर होगा, ना तो कैपिटल रेशियो में होगा, ना किसी रेशियो डिसाइडेड में हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं कर रखी। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या अकाउंट्स में थ्योरी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है ना। वही कहते हैं कि सर क्या थ्योरी में क्या रखा, आप तो शुरुआत कर दो, अब न्यूमेरिकल से सुहा कर दो। लेकिन ये मान के चलिएगा बेटा 20% थ्योरी आती है पेपर के अंदर। 80 मार्क्स में से 15 to 16 मार्क्स आपके थ्योरी के आते हैं। और अगर ये थ्योरी आपको नहीं आती है तो आप बहुत सी बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे जो अभी हमने थ्योरी में सारी चर्चा करी, उसमें जो आखिरी पॉइंट था हमारा थ्योरी का, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्विंग में काम में लिया जाए। अभी तो हमने थ्योरेटिकल नजरिए से क्वेश्चन ट्राई करा है, आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो न्यूमेरिकल पार्ट पे भी ये चीज कैलकुलेट होके आएगी। फिलहाल तो हम आगे एक डिफरेंस की बात करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स। इसको देखिएगा मॉड्यूल के अंदर, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पीडीएफ भी मैं आपको क्लासरूम में अपडेट कर दूंगा, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसको समझना क्यों जरूरी मानता हूं, क्योंकि अगर आप इसको अभी नहीं समझे
तो पूरी पार्टनरशिप रायता डूब रही है। चार्ज एक्सपेंस पे किया जाता है, एक कंपल्शन है कि आपको पी एंड एल में इस आइटम को ले जाना पड़ेगा और अमाउंट को डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप ले जाते थे सैलरीज को, रेंट को, टैक्सेस को, ऑफिस चार्जेस को, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को, ये सब हमारे चार्ज होते हैं। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे आपको लॉस हो रहा हो, आपको तो इन एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे लिखना ही लिखना है पी एंड एल में। तो ऐसे आइटम्स के लिए हम बुलाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज ऑलवेज डेबिटेड to P&L account whether profit or loss before appropriation. Examples are rent paid to partner, interest on partner loan. Example पार्टनरशिप के नजरिए से कोट करे गए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। सोल ट्रेडर में तो जितने भी P&L में डेबिट साइड के आइटम है वो सारे आइटम्स क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। लेकिन अगर पार्टनरशिप के नजरिए से बात करूं तो केवल आपको दो नाम मिलेंगे, एक नाम और मिल जाएगा मैनेजर कमीशन का, वो भी पी एंड एल में जाता है क्योंकि वो भी प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है। अब दूसरा वर्ड आता है बेटा हमारा अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने आपको पहले भी कहा यहाँ पर एक इंसान नहीं है, यहाँ पे कितने लोग हैं, दो या दो से ज्यादा। जैसे ये चार लोग हैं, अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो वो किसी एक इंसान का थोड़ी है, वो तो सबका है। और फिर हमने ये भी बात कर ली सर कि पार्टनर केवल प्रॉफिट नहीं लेता, पार्टनर तो सैलरी भी लेता है सर, पार्टनर तो कमीशन भी लेता है सर। तो ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, बांटनी पड़ेगी। और बांटोगे किस में से, प्रॉफिट में से। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डेबिटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अमाउंट अकाउंट इफ प्रॉफिट अवेलेबल आफ्टर चार्ज। अगर प्रॉफिट होगा तो ही तो सैलरी मिलेगी, अगर प्रॉफिट होगा तो ही तो कमीशन मिलेगा, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, अदरवाइज कहां से देंगे। कोई ऐसा बिजनेस है क्या जो लॉस होने के बाद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हो, पॉसिबल ही नहीं है, पैसा लाएगा कहां से। तो ये सारे आइटम्स प्रॉफिट को बांटने के होते हैं, और बांटने को हम इंग्लिश में क्या वर्ड देते हैं, अप्रोप्रिएशन। तो हम जो 12th में बनाएंगे, हम पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो कि पी एंड एल का एक्सटेंशन है। आपको यहाँ पे ऑलरेडी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे रखा होगा, आपको उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, 500 रुपए इसकी सैलरी जाएगी, 500 रुपए इसका कमीशन जाएगा। अब अगर 10,000 में से ये 500 गायब कर दूं तो अब प्रॉफिट कितना बचता है, 9,000। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं चारों पार्टनर्स का मिलके 2,000 का इंटरेस्ट है कैपिटल पे, तो 9,000 में से वो 2,000 इंटरेस्ट के नाम पे बढ़ गए, तो अब प्रॉफिट कितना बचा, 7,000। अब वो 7,000 का जो प्रॉफिट है वो इनके रेशियो में बटेगा, जो भी इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करा होगा। अब जैसे अगर इन्होंने डिसाइड करा होगा इक्वली बटेगा, तो 7,000 चार लोगों में इक्वली बांट दिया जाएगा। अगर इन्होंने बोला होगा 3:3:2 पे बांटेंगे या 3:3:1 पे बांटेंगे, तो फिर हमें उस 7,000 के फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे कि 3:3:1 के हिसाब से कितना कितना टुकड़ा होता है। यहाँ पे आइटम्स है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व। यहीं से बेटा हमारा अगला टॉपिक आता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अपने रजिस्टर में हेडिंग लगाइएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपने रजिस्टर में हेडिंग लगाइएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला पॉइंट लिखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नॉमिनल अकाउंट। पहला पॉइंट लिखिएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पहला बुलेट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना है, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के लिए ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बनाया जाता है।
और दूसरा पॉइंट लिखिएगा नॉमिनल। अच्छा किसी को पता है क्या नॉमिनल अकाउंट किसको बुलाते हैं? 11 पढ़ते हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स को। तो एक्सपेंसेस तो क्या करे जाते हैं डेबिट और इनकम्स को क्या किया जाता है क्रेडिट। चलिए बेहतरीन। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, क्रिएटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू सही जगह से उठा के लाओ। क्रिएटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनर के नजरिए से नहीं बनता, किसके नजरिए से बनता है फर्म के नजरिए से बनता है। यानी कि जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस है वो तो करी जाएगी डेबिट, और जो फर्म के लिए इनकम है वो करी जाएगी क्रेडिट। बात क्लियर है? यहाँ पे आपको रजिस्टर मॉड्यूल में फॉर्मेट दिख रहा होगा, वो फॉर्मेट आप रजिस्टर में ड्रॉ कर लीजिए। आपको रजिस्टर में फॉर्मेट दिख रहा होगा, वो फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, उसको समझते हैं अपन फिर फटाफट। बस यहीं तक आज डिस्कशन रहेगा। कल हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की शुरुआत कर चुके होंगे और न्यूमेरिकल पार्ट पे हम कल से शिफ्ट हो चुके हैं। अब आपके मॉड्यूल ड्रॉ जो ड्रॉ कर लें तो वो पेज नंबर 11 पे आ जाइएगा सीधा। जिन्होंने ड्रॉ कर लिया हो वो पेज नंबर 11 पे आ जाइएगा। मैंने श्रिंकिंग करने की कोशिश करी है थोड़ी चीजों की ताकि आप समझ पाए बेहतर। पेज नंबर 11 फॉर्मेट दिखेगा आपको एक अच्छा। केवल यही सीखना है आपको पांचों चैप्टर में जो मैंने यहाँ एक पेज पे दिया है। सबसे पहला जर्नल बनती है, सब्सिडरी बुक्स बनती है, तो वो तो हर बिजनेस बनाता होगा, हमें नहीं बनाना क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना, हमें कोई सैलरी पे थोड़ी रख रखा है अभी, तो हम तो सीधे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे ट्रेडिंग और पी एंड एल बनते हैं। 11th में सर ये रहा था डोला के आए हम लोग, और पी एंड एल से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकलता है। अब नेट प्रॉफिट पी एंड एल में डेबिट साइड पे होता है। और 11th में हमें एक चीज सिखाई थी सर कि जब भी हम कोई बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसके अपोजिट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब भी हम कोई अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, हाँ नहीं मैसेज नहीं पहुंचा तुम तक, पहुंचाता हूं मैं मेरे को। जब भी हम कोई अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो अपोजिट साइड पे करते हैं, है ना। जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट पे आता था, फिर हम उसको रीओपन करके क्रेडिट में मेंशन करते थे बाय जीपी, और फिर हम पी एंड एल तैयार करते। तो इसी तरीके से पी एंड एल से हम नेट प्रॉफिट को उठाएंगे
और P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे पुटअप कर देंगे। तो हमारा पहला नाम आएगा बाय नेट प्रॉफिट। इसमें एक मैंने प्रिंटिंग एरर कर दी है, P&L अप्रोप्रिएशन में लायबिलिटी और एसेट का नाम लिख दिया है, आप इसको काट के पर्टिकुलर लिख लीजिए। रियली सॉरी, अच्छा हुआ देखने में आ गया, अजीती होने से बच गए। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है सर इस तरफ क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि P&L अप्रोप्रिएशन पार्टनर के नजरिए से बनता है कि फर्म के नजरिए से बनता है? फर्म। और नेचर क्या होता है इसका? नॉमिनल, यानी जो एक्सपेंसेस है वो हमें डेबिट पे लिखने हैं और जो इनकम्स है वो क्रेडिट पे लिखनी है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि बेटा हमेशा जो रिलेशन चलेगी वो किसके बीच में चलेगी? पार्टनर और फर्म के बीच में चलेगी। कलेक्टिवली हम फर्म बुला रहे हैं, इंडिविजुअली हम पार्टनर बुला रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन मांग रहा है? फर्म की पार्टनर। और अगर पार्टनर इंटरेस्ट मांग रहा है तो किससे मांगेगा? फर्म से। तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम? एक्सपेंस। इस वजह से डेबिट साइड पे देखने को मिला आपको आईओसी। ऐसे पार्टनर ने फर्म से क्या मांगी? सैलरी। तो पार्टनर के लिए तो क्या हुई? इनकम। लेकिन फर्म के नजरिए से क्या हुआ? एक्सपेंस। तो इस वजह से डेबिट पे आया सैलरी। ऐसे ही पार्टनर ने फर्म से क्या मांगा? कमीशन। तो पार्टनर के लिए तो हुई इनकम, लेकिन फर्म के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। तो नॉमिनल नेचर के हिसाब से हम कमीशन को भी लेके आए डेबिट पे। एक वर्ड और जो मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है वो होता है रिजर्व्स। बहुत सी बार पार्टनर ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि यार थोड़ा बहुत पैसा है ना बिजनेस में रोक के रखना चाहिए, रिजर्व बना के। तो वैसे तो 10-12 क्वेश्चन करने के बाद भी रिजर्व्स की चर्चा आएगी, लेकिन ठीक है फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। रिजर्व्स भी डेबिट साइड पे मेंशन होते हैं। फर्म के नजरिए से पीए प्रॉफिट का एक टुकड़ा आप हटा के रख रहे हो तो वो उसको एक्सपेंस मानता है, उसको डेबिट साइड पे लेके आता है। फर्म के लिए बस एक ही इनकम होती है, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट। क्योंकि फर्म ये बोलती है, जो कि आप 11th में पढ़ के आए हैं, आईओडी तो कैपिटल में से लेस कर देते थे और आईओसी कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे पहली बार फर्म को इनकम जनरेट हो रही है। फर्म कह रही है तुम मुझसे विड्रॉ करके लेके गए थे तो अब तुम मुझे इंटरेस्ट पे करो। तो पहली बार पार्टनर के नजरिए से हो रहा है एक्सपेंस और फर्म के नजरिए से हो रही है इनकम। तो यहाँ पर आ गई डेबिट साइड पे हमारी इनकम बाय आईओडी। और फिर आप इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद आपको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा रिमेनिंग बचेगा और वो रिमेनिंग हिस्सा पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं, कल हम न्यूमेरिकल पार्ट से शुरुआत करेंगे। ठीक था सेशन? समझ में आया कि बाउंसर बन के ऊपर से चला गया?